हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल मेथड से डिटरमाइन करना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड किससे? एक्सपेरिमेंटल मेथड से। अब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी ज़ीरो, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी हो सकता है आपका कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए, हो सकता है होल नंबर आ जाए, या हो सकता फ्रैक्शन में आ जाए, या फिर हो सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। तो इनमें से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, हम एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे ये जो रिएक्शन होती है ये इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और कैटलिस्ट के ऊपर। ध्यान रखना है किस किस के ऊपर। इंडिपेंडेंट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट अगर टेम्परेचर की बात करूँ, कैटलिस्ट की बात करूँ, इनके ऊपर डिपेंड रहती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज़ डिपेंडेंट फ्रॉम, इट इज़ डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पर। इट इज़ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, बट नॉट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम रिएक्शन लिखते हैं, उसके साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 2NH3 यहाँ पर टेम्परेचर दिया 1130 केल्विन, और ये N2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो गया। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाएगी, और जो रेट है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो K NH3 की पावर 0। अभी मैंने कहा कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने NH3 कंसंट्रेशन के ऊपर 0 लिखा है। इसलिए जो हमारा रेट है वो किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। तो पहली चीज़ थी ये कि हमारे पास किस तरह से डिपेंड करता है और किसके ऊपर। तो टेम्परेचर के ऊपर आप इसकी डिपेंडेंसी बता सकते हो। एक और रिएक्शन देख लीजिए इसी के अंदर। एक और रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास है 2HI, और इसको आप हीट कर देते हो और कैटलिस्ट डाल देते हो AU, तो ये H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आप कहोगे कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में 2HI के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ डाल दी हमने? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के ऊपर इसकी रेट क्या करती है? डिपेंड करती है। ये तो एग्जाम्पल रहा है जीरो ऑर्डर का। अब हम बात करते हैं यहीं से फर्स्ट ऑर्डर की, कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो सकता है, कौन कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो एक दो एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है H2O2, इससे मिल रहा हमारे को H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, अगर मैं रेट की बात करूँ तो इसकी हम रेट कैसे निकाल सकते हैं? रेट
इज इक्वल टू के H2O2 की पावर 1 हो जाएगा। H2O2 की पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर बन सकती है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम ये बात समझेंगे। और ऐसी तरह से एक रिएक्शन और भी है जो हमारे को हम लिखते हैं, उसके अंदर रिएक्शन है हमारे पास। सेकंड जो एग्जांपल हम लेते हैं वो है 2N2O5 और यहाँ से हमारे को मिल रहा है बेटा 4NO2 प्लस O2। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा कि जो रेट है वो के N2O5 की पावर 1 आएगी। अब सर इसके सामने तो 2 था, हमने कहा है रेट लॉ के अकॉर्डिंग स्टिचियोमेट्री में भी और में नोट भी सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस सेकंड रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो आप बहुत बोल सकते थे, पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज़ें सामने नहीं आई। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं सेकंड इस रिएक्शन की बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट क्या होगी हमारी के N2O5 की पावर 2 होनी चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया, आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमने पाया वी फाउंड दैट जो रेट है वो N2O5 की पावर 1 आएगी, आई, या फिर हम ये बात बोलेंगे ये किसके अकॉर्डिंग आई? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्योंकि रेट लॉ हमारे को एक्सपेरिमेंटेड डेटा देता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर वो आपको ध्यान रखनी है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो 1 आया है ये स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। असल में क्या होता है एक रिएक्शन के अंदर, अगर वो मल्टी स्टेप रिएक्शन, हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तो एक से ज़्यादा स्टेप हो सकते हैं रिएक्शन में। तो कोई फास्ट स्टेप हो सकता है, कोई स्लो हो सकता है। तो स्लो स्टेप के हिसाब से चलती सारी रिएक्शन, और इसी स्लो स्टेप को आप बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप। इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ जो रिएक्शन हुई कैसे हुई होगी, 2N2O5 यहाँ से रिएक्शन क्या थी हमारे पास 4NO2 प्लस O2। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या पता लगा कि जो एक स्टेप था N2O5, यहाँ से पहले क्या बना NO2 बना और एक NO3 बना, जो कि आपका स्लो स्टेप था। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट स्टेप मान लिया। सेकेंडली जो दूसरा स्टेप था उसमें N2O5 फर्दर रिएक्ट करके किसके साथ, NO3 के साथ, प्रोडक्ट जो हमारे को देता है वो देता 3NO2 प्लस O2। ये स्टेप था फास्ट। अब किसी के माइंड में ये आएगा सर हमें क्या पता लगेगा कि ये स्लो स्टेप है या फास्ट है। असल में हमें पता नहीं लगता, हमारे को या तो एग्जामिनर पहले से देगा कि ये स्लो स्टेप है, ठीक है, और जो एक दो जो फेमस से एग्जाम्पल जो बार बार रिपीट होते हैं वो हम आपको लिखवा ही देंगे।
तो हम ना अपनी तरफ से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो एग्जामिनर देगा हमारे को कि ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। अगर मैं इसको ऑल ओवर रिएक्शन को चेकआउट करूं तो हमारे पास इस NO3 से ये NO3 कट जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट आया 2N2O5, यहाँ से 3 नीचे था और एक NO2 ऊपर है तो 4NO2 प्लस O2, वही आ गई ऑल ओवर रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे। तो ऑल ओवर रिएक्शन हमारी ये आई। तो अब रेट किसके ऊपर डिपेंड किया, उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, किसके स्लो स्टेप के ऊपर। सो रेट इज इक्वल टू के, स्लो स्टेप में कौन हमारे पास रिएक्टेंट N2O5, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसीलिए हमने कहा था कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड ऑर्डर का और एक थर्ड ऑर्डर का, फिर इनको डीपली भी हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल हम एक एग्जांपल इनका लेके चलते हैं। रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर, रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर। अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो हमारे पास क्या एक रिएक्शन है 2HI, यहाँ से हमारे को H2 प्लस I2 मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग रेट किसके बराबर होगी, K HI की पावर 2, ये सेकंड ऑर्डर है। अगर सर आप किसी में तो लगा देते हो कि डायरेक्ट जो स्टिचियोमेट्री और पावर में ले देते हो, किसी में नहीं लेते थे, तो हमारे को क्या होता है, आगे अभी हम पढ़ेंगे कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल रिएक्शन होती है ना, उसमें स्टिचियोमेट्री आप डायरेक्ट लिख सकते हो पावर में, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप रिएक्शन है, उसमें आपको स्लो स्टेप ढूंढना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग रेट लिखी जाएगी। ठीक है। अब हो सकता है कि जो हमने ये रिएक्शन लिखी है ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो, मीन्स सिंपल रिएक्शन हो, तो सिंपल रिएक्शन में आपका लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों सेम वर्क करेंगे और आपकी जो स्टिचियोमेट्री होगी वो पावर में चली जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं 2NO प्लस O2, हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आया 2NO2, और इसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, हम स्टिचियो में जो पावर थी उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। हम इनको आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, अब सब हम यहाँ इसको एलिमेंट्री रिएक्शन और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ना अलग अलग से, तब और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये था हमारे पास कि किस प्रकार से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखते हो एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो वो रेट लॉ बताता हमारे को कि भाई रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस आती हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हमें पता है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए हमें एक चीज़ पता है, वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है dx/dt। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट क्लास में। और इसको आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन बाय में टाइम, ये बात हम लिख सकते हैं इसको। अगर ये चीज़ लिख सकते हैं तो अब हमारे पास एक कंडीशन ये भी तो बन रही थी। और दूसरा आप रेट को कैसे लिखते थे, रेट लॉ के अकॉर्डिंग के रेट ऑफ रिएक्शन को के कंसंट्रेशन की पावर कितनी
n। अब ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी आ सकता है। अब जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो हम राइट हैंड साइड को भी कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, dx बाई में dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर हम क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं हम। k किसके बराबर आया, k इज इक्वल टू dx बाई में dt, और इसके टोटल बाई में कौन आ गया, कंसंट्रेशन की पावर n आ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर n आ गया। अब जब इसको और भी हम ज़्यादा सोल्व करते हैं तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू dx बाई में dt इनटू में 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई, n हो गई। अब ये dx बाई dt क्या था हमारे पास, dx बाई dt क्या था हमारे पास, कंसंट्रेशन ही तो है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन बाय में टाइम इनटू में 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। एक कंसंट्रेशन से इसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास क्या मिला, k इज इक्वल टू 1 बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो गई, एक n में से तो एक कंसंट्रेशन तो माइनस हो ही गया, n-1। अब हम कुछ नहीं करना, हमारे को सिंपल सा आपको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और हम अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। कैसे, पुट 0 1 2 3 एट पैलेस ऑफ, कौन से, किसकी जगह, n, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, 4 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर, इनकी यूनिट निकालने के लिए हम इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 बाय 1 हम पुट करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर आया और किस तरह से आया। हम जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर n की वैल्यू क्या रहेगी, 0, इसीलिए k किसके बराबर हो गया, 1 बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर, n की जगह 0 आ गया, 0 माइनस 1, तो क्या बना 1 बाय टाइम। अब इस कंसंट्रेशन के ऊपर कितना आया, -1 चार्ज आ गया। अब -1 आ गया तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन बाय में टाइम बन गया। और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और ये क्या होगी आपकी सेकेंड। तो हमारी ऑल ओवर, जब मैं इसको बात करता हूँ तो क्या बनी हमारे पास है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करें, अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी, 1 रखेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, k 1 बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1, कितना हो गया, 0।
जीरो हो गया तो किसी की पावर जीरो, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो बचा क्या, 1/टाइम, और 1/टाइम बच गया। तो टाइम की क्या थी हमारे पास, सेकंड, तो 1/सेकंड। आप मिनट में भी लिख सकते हो इसको, सेकंड ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये आपके आगे फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑर्डर यूनिट। सेकेंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी थी, 1, k इज इक्वल टू 1/टाइम इंटू 1/ कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 2 - 1, कितना बचा, 1/टाइम इंटू 1/2 - 1, 1 रह गया। तो कंसंट्रेशन को ऊपर लेके जाएंगी तो हमारी क्या आ जाएगी, आप चाहे चाहो तो इसको नीचे ही रख लीजिए, इज इक्वल टू क्या बना, 1/सेकंड इंटू 1/ कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर। अब बेटा लीटर तो डिवाइड के बाय डिवाइड हो गया ना, अब तो ये तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपकी यूनिट क्या बनी, लीटर तो हो गया प्लस, मोल आपका बाय में था तो ऊपर से जाके क्या हो गया, मोल इनवर्स। सेकंड भी क्या था आपका, बाय में था तो सेकंड क्या बन गया, इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप सेकंड ऑर्डर की लिख सकते हो यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी, 3। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 1/टाइम इंटू 1/ कंसंट्रेशन की पावर 2 - 3 - 1 इज इक्वल टू 1/टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम एज इट इज लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट में हम इसको लिख लेंगे टाइम की यूनिट, 1/ कितना, कंसंट्रेशन की पावर कितना बन गया, 2 बन गई। अगर ये कंडीशन हमारे पास तैयार हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1/सेकंड इंटू 1/ मोल पर लीटर की पावर कितनी, टोटल तो 2 हो गई। 2 हो गई तो ये तो ऊपर जाएगा, मोल की भी 2 और लीटर की भी 2, और लीटर तो बिल्कुल लास्ट में ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब लीटर का तो स्क्वायर हो गया, और मोल कितना होया, -2, और सेकंड कितना है, एक ही है, तो सेकंड इनवर्स बन गया। तो ये आ जाएगी हमारी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी, गैसियस केस में, तो गैसियस केस में जो रिएक्शन होगी, आप कंसंट्रेशन टर्म को बदलकर ATM लिख दोगे। सिंपल, सारा का सारा आंसर सेम, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो फॉर गैसियस रिएक्शन क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्लेस करके ATM में कन्वर्ट कर देंगे। कंसंट्रेशन टर्म इज रिप्लेस्ड बाय ATM, एटमॉस्फेरिक से। इसीलिए यूनिट क्या हो जाएंगी, यूनिट विल बी, जीरो ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगी, जीरो ऑर्डर की हमारी क्या बनेगी, उसके बारे में बात करते हैं। बस कंसंट्रेशन की जगह आपने क्या कर दिया, ATM लिख दोगे। कंसंट्रेशन का मीन्स मोल्स पर लीटर की जगह। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, मोल पर लीटर की जगह आप एक कर ले क्या लिख दोगे, ATM पर सेकंड तो अपनी जगह ही रहेगा। तो ये बन गया हमारे पास ATM
पर सेकेंड, या फिर आप इसको ATM टाइम इनवर्स ये भी लिख सकते हो। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा, टाइम का इनवर्स क्या था, वो सेकंड था, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सेकंड इनवर्स, क्योंकि इसमें तो कंसंट्रेशन लगेगी ही नहीं, चाहे वो गैसियस केस में हो चाहे किसी में भी हो। सेकंड ऑर्डर के लिए ATM इनवर्स और सेकंड इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ATM इनवर्स टाइम इनवर्स। थर्ड ऑर्डर में क्या बनेगी, ATM की पावर -2 और सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ATM -2 पावर और यहाँ पर आ जाएगा टाइम इनवर्स। ये था गैसियस केस में। एक एग्जांपल देख लेते हैं, NCERT से पूछ रखे हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आखिरकार क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चंस के। सवाल ये है कहा कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर, मीन्स रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, फॉर रेट कांस्टेंट। कुछ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है उनके लिए। पहली है K इजकल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकेंड। और एक क्वेश्चन और दे रखा है K इजकल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। अगर आप दोनों को ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या कंडीशन शो कर रहा है कि यूनिट देखनी है हमारे को। ये यूनिट किसकी थी, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ये थी सेकेंड ऑर्डर की, और पर सेकेंड किसकी थी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, सॉल्यूशन की बात करूं तो A तो हमारा आ गया कितना 2 और B हमारा कितना आ गया 1। इस प्रकार से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।